डिप्लोमेसी एक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है भाटी जी। आज जो हम बात करेंगे कुछ तो उन प्रश्न के आपको उत्तर मिल जाएंगे जो आपके आरएस, आईएएस और मेंस और प्रीलिम्स के काम के, जैसे हिल्सा क्या है, हिल्सा डिप्लोमेसी क्या है, B-21 रेडर क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान उसके बारे में जानकारी, हुती विद्रोह के बारे में, फिर ब्यूर वेस्टनिक मिसाइल बहुत काम की चीज़ें है। फिर अभी आप जानते हैं कि यूएनओ का सम्मेलन हो चल रहा है, यूएनओ का महासभा का सम्मेलन चल रहा है। तो कॉफ़ी क्लब, G4, फिर अमेरिका और रूस के बीच में, नहीं, अमेरिका और भारत के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर काफ़ी समझौते हुए हैं। वो क्वाड, चिकन, फिर थोड़ी सी बातें साइंस टेक से संबंधित, जैसे गगनयान, शुक्रयान, एक्सपोसेट, निसार, ठीक है। फिर एक डेवलपमेंट ये हुआ इन एक दो दिना में कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में अनुरा कुमार दिसानायके, जिसे एकेडी कहते हैं, वो राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ अब एक्चुअली में भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी हम बहुत सारी समस्याएं हैं, और पड़ोसी देशों के साथ उनका तालमेल आप खुद देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या है, बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक रूप से हम थोड़ा सा असफल हैं, और चाइना समर्थित, एक्चुअली में ये जो दिशा नायके हैं वो एक माओवाद प्रवर्तित आदमी है, तो वो एक एज ए चाइना समर्थित है। मालदीव के डिप्लोमेसी के मामले में थोड़ा सा हम हाशिए पर है। तो थोड़ी सी मित्र फर्स्ट यानी पड़ोसी फर्स्ट, प्रथम की जो नीति भारत अपना रहा है, बट पड़ोसियों के लिए भारत प्रथम अभी हुआ नहीं है। एक तो वो असुरक्षा की भावना की, बिग ब्रदर की भूमिका भारत की, ठीक है। जाहिर सी बात है कि भी कि जैसे कि मैं आपके घर के पास रहूं और सारा काम काज आप देखते हो, तो मेरे मन में एक इंटीरियर मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा कि यार अब इस सारी मनमर्जी खुद की चला रहा है, भले ही तू मेरे बल्ले के लिए कर रहा है। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ये काम करता है, जिसका फायदा चाइना भी उठाता है, ठीक है। फिर हसीना की हिल्सा डिप्लोमेसी, एक्चुअली में आप यूँ समझ लीजिए कि हिल्सा जो मछली है वो मछलियों में सबसे ज़्यादा पौष्टिक मछली है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआबा में या उनके दलदली क्षेत्र में या उनके पानी में पाई जाती है। सर्वाधिक पश्चिमी यानी बांग्लादेश में मिलती है, हालांकि पश्चिम बंगाल में भी पैदा होती है। अभी हसीना का तख्ता पलट हो गया था, तो हसीना का तख्ता पलट हो गया था, तो भारत के संबंधित व्यापार को और वाणिज्य को लेकर एक थोड़ा संशय तो बना हुआ है ही, ठीक है ना। तो वहाँ के जो कार्यवाहक जो कार्य संचालक बैठे हैं, ठीक है ना, कार्यवाहक कार्य संचालक बैठे हैं, जिसे वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, ग्रामीण बैंक के जन्मदाता है, उन्होंने एक्चुअली में नवरात्रा को ध्यान में रखकर 3000 टन हिल्सा मछली को भारत को देने के लिए कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये हिल्सा डिप्लोमेसी हम ये सब यूज करते हैं। फिर एक B-21 रेडर करके एक विमान प्रायोगिक स्थिति में है, और जिनका प्रयोग चल रहा है, ये यूएसए का विमान, युद्धक विमान है, जो 6ठी पीढ़ी का विमान है, ठीक है। ये स्टेल्थ प्रौद्योगिकी से युक्त है।
अब यहाँ स्टिल्थ प्रौद्योगिकी आपको समझनी होगी। स्टिल्थ यानी कि चुराना, स्टॉलन, समझ में आ रही है? चुराना यानी कि नजर से बच जाना, यानी कि रडार है, ठीक है ना, उनकी नजरों से बच जाना। एक तो उनके जो कोटिंग होती है ऐसे पदार्थ से होती है कि रडार की जो किरणें हैं रिफ्लेक्ट नहीं होती, या फिर उसकी कोटिंग इस तरीके से होती है कि रडार की जो किरणें जो निकलती है और वापस रडार पर जाती, रडार के पास जाती है, वो विभंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्टील्थ प्रौद्योगिकी से युक्त है ये B-21 रेडर, ठीक है ना। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी जिनेवा में 2-3 दिन पहले एक डेवलपमेंट हुआ है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक चल रही थी, तो कश्मीर का मुद्दा उठाया था पाकिस्तान ने, ठीक है ना। तो वहाँ जो भारत का जो प्रतिनिधि था क्षितिज त्यागी, ठीक है, तो उसने मतलब कि सीधी भाषा में बोले तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप अपनी गिरेबान में जाकर देखिए गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्या हाल करा रखा है। फिर जो हमारे कश्मीर में जो बजट हम तय कर रहा है, खर्च कर रहे हैं, वो आपके IMF के बेल आउट पैकेज से दुगुना है। जितना IMF में से आपसे मांगा था ना, उससे दुगुना तो हम कश्मीर अकेले में खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए ये बातें काम की नहीं है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है एक्चुअली में, यहाँ भारत और पाकिस्तान के संबंध को लेकर कश्मीर का मुद्दा, ठीक है ना, धारा 370 की समाप्ति के बाद की स्थिति, ठीक है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं हमारी प्रीलिम्स परीक्षा में। एक हुती एक्चुअली में यमन देश का अल्पसंख्यक समुदाय है, शिया समुदाय है। यमन में 60% के लगभग सुन्नी रहते हैं और 35% ये हुती रहते हैं, ठीक है ना। ये अंसार अल्लाह कहते हैं अपने आप को। अंसार अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के समर्थक, ठीक है ना। तो इनका एक है कि भाई सुन्निया के उत्तरी यमन में विस्तार को रोकना है, इसलिए ये विद्रोह कर रहे हैं। और ये जे मतलब कि यमन में गृह युद्ध की स्थिति है, और लाल सागर और अदन की खाड़ी में ये लूटपाट का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंदरूनी खाने ये बात है कि भाई कि इन हुती विद्रोहियों को चाइना का साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो लाल सागर, अदन की खाड़ी, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि एक्चुअली में स्वेज नहर बनने के बाद एक्चुअली में ये लाल सागर और अदन की खाड़ी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। तो इनका तो एक पर्सन यहाँ पर भी बन सकता है कि लाल सागर अदन की खाड़ी जो है, ठीक है, उनका व्यापारिक और सामरिक महत्व आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो चाइना को लेकर है, नोवाया जेमलिया परमाणु परीक्षण स्थल, समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप इस पहुंच करके दोबारा सुन लेना। ये परमाणु परीक्षण स्थल है जो रूस का परमाणु परीक्षण स्थल है। वहां सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रूस अभी जो फ्यूचरिक मिसाइल जो बना रहा है, वो एक्चुअली जिसमें ईंधन के रूप में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे परमाणु पनडुब्बी होती है, परमाणु युद्धपोत होते हैं, उसी प्रकार मिसाइल बना रहा है, ठीक है। अगर ये मिसाइल कार्यशील हो जाती है तो फिर इसकी ईंधन की क्षमता और फिर उसकी रेंज के बारे में तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कि कितनी लंबाई हो सकती है, इसकी रेंज कितनी लंबी हो सकती है, ठीक है ना। इसे ब्यूर वेस्टनिक मिसाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूर वेस्टनिक मिसाइल, ठीक है। तो आप दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका और US के मध्य स्टार्ट करके कुछ हथियार
कम करने के लिए संधियां हो रखी है, उन संधियां के संदर्भ में, ठीक है, और वर्तमान यूक्रेन, रूसिया, हमास, इजराइल, ये जो संकट है, इन संकटों के संदर्भ में ऐसे हथियारों की होड़, ठीक है ना, कहां तक जायज है, पहली चीज, ठीक है ना। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में थोड़ी सी बात करें कि अभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ के जो विदेश सचिव है, जिसे अपन विदेश मंत्री कह सकते हैं, एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने कहा था कि भाई कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मतलब कि समय अनुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो बनी थी वो 1945 में बनी थी। अब 1945 की परिस्थिति आज 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश खत्म होने जा रहा है, ठीक है ना। उस समय परिस्थितियां अलग है, उस समय मुद्दे अलग थे, इस समय मुद्दे अलग है। उस समय वैश्विक शक्तियां अलग थी, अब वैश्विक शक्तियां अलग है, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज कि कोई भी संस्था को अगर समसामयिक बनाना है, कंटेम्प्रेरी बनाए रखना है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसका लोकतांत्रिक स्वरूप हो। लोकतांत्रिक स्वरूप का मतलब होता है कि उसमें प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक देश को प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है ना। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार और सुधार की 100% गुंजाइश की जरूरत है। ये बात एंटनी ब्लिंकन ने कही थी, जिसने कहा था कि अफ्रीका से 2 स्थायी सदस्य होना चाहिए और छोटे द्वीप वाले जो विकासशील देश हैं वहां से 1 सीट रोटेशनल ले लो, ठीक है ना। और लैटिन और कैरेबियाई देश, यानी कि दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन देश है, वहां से 1 सीट है। फिर जर्मनी, जापान और भारत को तो लेना ही है, ठीक है ना। और मोदी ने भी, आपको पता है कि इन सब सुधारों को एक्चुअली में यूएन में सुधार है, और एक्चुअली में बहुत सारे सुधार, और वर्तमान संघर्षों की दृष्टि से हम देखें तो सुधारों की गुंजाइश न केवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, ठीक है ना, बल्कि वैश्विक आर्थिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईएमएफ है, आईबीआरडी है, ठीक है ना, उनमें भी एक्चुअली में आपके वो लोकतांत्रिक मतलब स्वरूप लाना जरूरी है। तो इसे मोदी ने प्रासंगिकता की कुंजी कहा है, सुधारों को क्या कहा गया है, प्रासंगिकता की कुंजी। एक और डेवलपमेंट आप देखेंगे कि जी4 का सम्मेलन हमेशा हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के दौरान ही होता है, क्योंकि उस समय सारे देश, चारों देश वहां आ जाते हैं और मिलते हैं, ठीक है ना। तो जी4 एक्चुअली में वो देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं, जिसमें जापान, भारत, ठीक है ना, जर्मनी और ब्राजील, ठीक है ना, ये जी4 में है। तो एस जयशंकर ने वहाँ बात की थी, उसने वही बात कही कि 1945 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी है, वो 21वीं सदी के वर्तमान उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, यूक्रेन, रूस, हमास, इजराइल, इन मुद्दा पर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी सदस्य एक मत नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई के 21वीं सदी के मुद्दा को, उद्देश्यों को पूरा नहीं करती। फिर एक अपने मोदी जी जो है, अभी न्यूयॉर्क में 3 दिन रह के आए थे, और वहां भी जाके आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने डेलावेयर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का पैतृक शहर है, वहां गए, और वहां उन्होंने बात की क्वाड जो स्थापना हुआ था वहां। क्वाड के मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत,
क्वाड की अवधारणा ये है कि एक्चुअली में हिंद महासागर की स्वायत्ता को बरकरार रखना और उसके आर्थिक उपयोगों को लोकतांत्रिक बनाए रखना, अधिकारों को सुरक्षित रखना। यानी कि आप सीधे सीधे यूं बोलो ना कि क्वाड का सीधा सा मतलब यह है कि चाइना की एकाधिकार प्रवृत्तियों के खिलाफ एकजुटता दिखाना है, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे दक्षिणी चीन सागर हो, चाहे पूर्वी चीन सागर हो। एक्चुअली में आप खुद जानते हैं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम आदि देश चाहते हैं कि भारत की उपस्थिति दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर में रहे। तो क्वाड उन्हीं के हितों की पूर्ति के लिए है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, क्वाड की बैठक डेलावेयर में हुई थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति से व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी, पर्सनली अटैचमेंट हुआ था मोदी जी का, और बहुत सारी 350 के करीब पुरातात्विक वस्तुएं, ऐतिहासिक वस्तुएं नरेंद्र मोदी को जो यहाँ से चुरा कर ले गए थे वो वापस भेंट की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली में आप ये सोचेंगे कि भारत और अमेरिका के सांस्कृतिक पक्षों के बारे में, सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट अपना आप बन जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वहां मोदी जी जो स्लोगन के मामले में तो मोदी जी फेमस है ही, ठीक है ना। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, फिर एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक ग्रिड। वाह भाई वाह। फिर बीते कल 23 सितंबर था तो सांकेतिक भाषा दिवस था, और 23 सितंबर को आपको पता है कि विषु था, यानी सूर्य वहां भूमध्य रेखा पर था। चलिए, दूसरी बात यह है कि भारत और अमेरिका के मध्य जो एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, वो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर। और हम जानते हैं कि वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी का मात्र आधार सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, ठीक है ना, अर्धचालक, ठीक है। तो इन अर्धचालकों के निर्माण को लेकर भारत और अमेरिका के रक्षा विभाग के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, ठीक है ना। तो अब भारत में भी सेमीकंडक्टर निर्मित होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र, जो शक्ति के नाम से जाना जाएगा, वहां सेमीकंडक्टर बनेंगे। सेमीकंडक्टर अर्धचालक बोल सकते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में चालकता का अलग अलग रूप प्रदर्शित करते हैं, और सूचना और प्रौद्योगिकी के जितने भी साधन हैं उनका महत्वपूर्ण आधार कोई है तो सेमीकंडक्टर है। आप यूं मान के चलिए कि विश्व के 60% सेमीकंडक्टर का निर्माण ताइवान बनाता है, जिससे चाइना अपना बनाता है, हालांकि है नहीं। तो भारत इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। दूसरा, विश्व के सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर, 100% शुद्ध सेमीकंडक्टर दक्षिणी कोरिया बनाता है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर को लेकर आपको पता है कि 3 दिन सेमिकॉन नाम के करके एक आयोजन भी किया था, ठीक है, भारत ने। चलिए, सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम है, सल्फाइड है, ठीक है, मिलेनियम है, आर्सेनाइड है। अब इनकी अलग अलग गुणता बढ़वाने के लिए डोपिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब होता है कि इसमें मिलावट, ठीक है ना, इसमें कुछ मिलाते हैं तो कुछ मामला बैठ जाता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज जो है वो आपको अनुरा कुमार दिसानायके, जिससे एकेडी बोलते हैं। एक्चुअली में महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुरा कुमार दिसानायके वो उस पार्टी का समर्थक है जिसे चीन पसंद करता है। परंतु आप ये मान के चलिएगा कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे देश के हितों के अनुसार नहीं चलती। ये बात अनुरा कुमार दिसानायके भी अच्छी तरीके से जानता है, अच्छे तरीके से जानता है कि श्रीलंका का हित श्रीलंका का ही है, चाइना के हित नहीं है। इसलिए भारत के साथ संबंधों को लेकर हमें ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं रखनी चाहिए। अनुरा कुमार दिसानायके
एक्चुअली में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा अडानी को मानता है। अब अडानी का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। और फिर वहां चाइना के साथ कैसे संबंध रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, एक इसरो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का यूं कह सकते हैं कि विदिशा में भारत की धाक जमाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है ना। तो उसके गगनयान, शुक्रयान, एक्सपोसेट और निसार ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसपे साइंस और टेक्नोलॉजी के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, 2023 तक इसरो फ्रांस के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मतलब खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और जो मैंने पहले पर्सन बोले थे उनके लगभग सारे उत्तर मिल गए होंगे। जुड़े रहिए आप डिप्लोमेसी एक्स के साथ।